हेलो एवरीवन, आज से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। होप ये क्लास आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और आज हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट टॉपिक जो प्रोटोजोअन है उससे स्टार्ट करेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रोटोजोअन, जो फाइलम आपका प्रोटोजोअन है ना, ये क्या है कि आपके जब जितने भी आपके वर्ल्ड में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, इनको जब क्लासिफाई करना शुरू किया गया था तो एक क्लासिफिकेशन दिए थे आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर। और उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है ना। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक फाइलम आता है आपका, सबसे पहले स्टार्ट होता है वो बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है पहला। और दूसरा जो होता है वो आता है प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा आता है। और तीसरा क्या होता है आपका, फंजाई होता है। और चौथा जो होता है प्लांटी होता है। और फिफ्थ जो है एनिमलिया आता है, ठीक है। तो आपके जो बैक्टीरियंस होते हैं सारे जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट टाइप के सेल कंटेन किए होते हैं। थोड़ा और एडवांस जाते हैं तो हम प्रोटिस्टा पे आते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या होता है, जितने भी इसके सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं कि ज्यादातर आपके जितने भी एनिमल टाइप होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एनिमल टाइप का जो सेल है, यूनिसेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड हुए हैं। और इसी क्लास में आपके इसी फाइलम में आपका प्रोटोजोअन जो है इंक्लूड होता है, ठीक है ना। अब प्रोटोजोअन जो है इसका एक फीचर अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो गया कि सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगर यूकैरियोटिक का क्या हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या हो गया। और यहाँ पे अब थर्ड बात कर रहे हैं फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया, ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सारा डिस्कशन का आपका फोकस कहाँ रहेगा, प्रोटिस्टन पे। और प्रोटिस्टा में भी कहाँ हम फोकस करेंगे, प्रोटोजोअन। जब प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें एक क्लास आता है आपका प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ पे ही पूरा फोकस रहेगा। तो प्रोटिस्टा का पहला यही कैरेक्टरिस्टिक होता है, या पहला यही इसको इसी तरह से डिफाइन ही किया जाता है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो देखिए यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का ये मतलब होता है, एक बेस आपका जो है उसको क्लियर करते चलते हैं कि आपका क्या होता है ना, सेल आपको पता है कि ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, आउटर लेयरिंग, आउटर कवरिंग, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो मास्टर ऑफ द सेल होता है, उसके अंदर भरा हुआ होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड होता है जो आपके जेनेटिक मटेरियल की तरह होते हैं। इसके बाद आपका होता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन से पूरा घिरा हुआ होता है। और जितने जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, या कह सकते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं। जबकि आपका जब प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि इसमें क्या होता है, सेल है सेम, ठीक है, सेल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद जो जेनेटिक इसमें मटेरियल होता है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर ना होके पूरा स्कैटर्ड होता है, ठीक है, इसी सेल में इधर उधर। अभी मास्टर ऑफ द सेल है और पूरा क्या है कि जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटोजोअन में क्या होता है कि वो तो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है। तो कह सकते हैं कि पहला ऐसा एडवांस एनिमल, ठीक है, ये आपके प्रोटोजोअन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले प्रोटोजोअन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर
आपका फाइलम प्रोटोजोअन का है, तो इसमें हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोजोअन का क्लासिफिकेशन और कैसे किया गया है, किस किस बेसिस पे किया गया है, किसने किसने किया है इसका क्लासिफिकेशन, फिर इसमें लोकोमोशन कैसा होता है, ठीक है, फिर इसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ठीक है, कैसे इसमें डाइजेशन वगैरह होता है, इसकी बात हम करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है प्रोटोजोअन में, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर और मिनरल का कंसंट्रेशन जो है आपके सेल में, इनके सेल में कैसे मेंटेन होता है, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है भाई, अब मेंटेन कर रहे हैं वाटर और मिनरल को बॉडी में, तो कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई तो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खैर आपका जो पहला चैप्टर है प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन आपको पता चल गया, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर जितने भी होते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और अब आगे उसका जब हम जनरल चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो पहला उसमें सब टॉपिक होगा कि उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, फिर जो नेक्स्ट उसका सब टॉपिक है या कह सकते हैं कि दूसरा उसमें जो सेकंड आपका टॉपिक है वो प्रोटोजोअन के क्लासिफिकेशंस कैसे हुए हैं वो है, फिर ये जो है आपके लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है, तो ये आपके जो एक एक टॉपिक है ना, दे आर वेरी ह्यूज एंड वी विल डिस्कस दैम इन वेरी डिटेल, ठीक है। अब चलते हैं आपके स्पेशली चैप्टर के तरफ। चैप्टर अगर आपका प्रोटोजोअन इसकी बात करें तो वही है कि ये इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब है कि सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या दूसरे चीजों को क्या करते हैं, फीड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना। और क्या होता है कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके आर.एच. विटेकर जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो थोड़ा बाद में दिए थे, उसके पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात हुई थी जो एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था, तो बहुत सारे लोग ना अर्नेस्ट हैकल दिए थे, तो इस तरीके से बहुत सारे क्लासिफिकेशन। फिर फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, उसमें क्या हुआ था, कोपलैंड दिए थे, अपना क्लासिफिकेशन किए हुए थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे एडवांसमेंट जैसे जैसे होती रही है, लोगों की थिंकिंग पावर और बढ़ती रही है, लोग और सोचना शुरू किए हैं कि कैसे वर्ल्ड को डिफाइन करना है या किस तरीके से कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइजेशन के बेसिस जब सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड आपका जो कैटेगराइजेशन बेसिस है वो आर.एच. विटेकर का रहा है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं, और उसके बेसिस पे क्या किया गया है, प्रोटोजोअन जो है आपका एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। और प्रोटिस्टा आपको पहले ही बताए हैं कि क्या होते हैं, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मतलब बहुत ही एडवांस टाइप के सेल होते हैं जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एक जेनेटिक मटेरियल जो है आपके वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है आपके एनवेलप होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोअन का सबसे पहला अगर इसका फिर से हम देखें कि क्या होते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सारे कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब दे आर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अब देखिए एंटोन वॉन लीवेनहॉक, आपको पता है कि जो सेल कि जो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की हुई थी, ठीक है। तो लिविंग सेल जब ये डिस्कवर किए थे, तो भाई लिविंग सेल में अगर डिस्कवर किए थे तो क्या डिस्कवर किए थे, प्रोटोजोअन के एनिमल जो जिसका नाम है वर्टिसेला, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। और उनको क्या बोले थे कि ये क्या है, एनिमल है, ठीक है। क्या बोले थे कि ये क्या है, एनिमल्स हैं, मतलब कि ये कंज्यूमर्स हैं और दे यूज टू फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं कि अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फूड टू गेट देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या है कि जो प्रोटोजोअन का टर्म जो है वो कॉइन किए थे गोल्डफज ने। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़े हम कि आपके जनरल और क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं प्रोटोजोअन के। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ऑफन इनको
ए सेलुलर एनिमल्स भी बोलते हैं, बहुत बार इनको ए सेलुलर एनिमल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ए सेलुलर एनिमल? क्योंकि सारे के सारे एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और एक ही सेल में वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेस है ना, एक ही सेल में क्या होता है, इनका सारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और ये सारा अपना लाइफ प्रोसेस भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस आता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, तो एक्सक्रीशन, और ये सारे के सारे प्रोसेस इसी एक सेल में, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को स्मूथली गो ऑन करने के लिए, उसी तरह ये भी अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं इसी तरीके से। और आपके जितने भी यूनी हो या फिर मल्टी सेलुलर, अब हमारे बॉडी में क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो बहुत सारे बॉडी में सेल हैं, तो क्या है कि सबको न्यूट्रिशन चाहिए, तो सबको न्यूट्रिशन चाहिए तो ह्यूज आपके डाइजेशन भी होना चाहिए फूड का। तो अब ह्यूज फूड का डाइजेशन होना है तो एक सिस्टम प्रॉपर चाहिए। तो सेल जो है, जो एक सेल डाइजेशन करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको फिर फूड मिल जाएगा या एक एक सेल करने लगे तो सबको फूड मिल जाएगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि आपके ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं एक फंक्शन को करने के लिए, ठीक है, कि ठीक है हम डाइजेशन वाला काम कर लेंगे, हम फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, और ब्लड वेस्कुलर जो है वो तुम लोग क्या करना, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देना, ठीक है। ऐसे ही गैसियस का जब एक्सचेंज करना हो तो हमारे पास लंग्स है, और इनके पास क्या होता है कि एक ही सेल में गैसेस भी एक्सचेंज करना है, इनको डाइजेशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है। तो आपको पता है कि सेल के अंदर आपके जैसे न्यूक्लियस होता है उसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं या सेल के पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अदर फंक्शन को करने में या मेटाबॉलिज्म करने में उनको हेल्प करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गए, ये क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनेली होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सेल, एक सेल हो, ठीक है, या दुनिया में जितने भी आपके बॉडी के ही जितने भी सेल हैं उन सब में ये सेल ऑर्गेनेली होते हैं, सब लोग अपना अपना फंक्शन करते हैं और इसी तरीके से पूरे लाइफ को वो मेंटेन करते हैं। तो एक सेल का एनिमल हो या मल्टी सेलुलर एनिमल हो, उनके जितने भी ऑर्गेनेली हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं ताकि पूरी लाइफ की प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। तो ये सेल अब छोटा सा सेल है या एक बॉडी है, एक सेलुलर बॉडी है, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा सा डाइजेशन करना है, थोड़ा सा रेस्पिरेशन करना है, थोड़ा सा एक्सक्रीशन करना है, वो सारी चीजें क्या करते हैं ना, एक सेल में ही मेंटेन हो गया। एक ही सेल की लाइफ को मेंटेन भी करना है तो कितना ही खा लेंगे और कितना ही डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स आपके अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दूसरा कैरेक्टर है कि ये सॉलिटरी हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिटरी मतलब एकदम फ्री लिविंग, अकेले रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है। दूसरा अब क्या होता है, कॉलोनियल भी होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये कॉलोनियल भी होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, दे कैन बी फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक, मतलब कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिट दिखा के भी रह सकते हैं, जैसे कि सिम्बियोसिस में क्या होता है, सिम्बियोटिक एनिमल्स क्या होते हैं, लाइकेन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल लाइकेन की अगर बात करें, उसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल है, तो अब ये क्या करेगा, सनलाइट लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, इनके पास न्यूट्रिशन थोड़ा सा इनको चाहिए होता है, तो ये न्यूट्रिशन क्या करते हैं, फंजाई कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम न्यूट्रिशन आपको कलेक्ट करके दे देंगे और आप क्या करिएगा ना, आप क्या करिएगा कि फूड बनाइएगा और फूड बना के हमको दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका जो एसोसिएशन है, फंजाई क्या करता है, इसको फूड कलेक्ट कर करके देगा एल्गी को, और एल्गी क्या करता है, फूड बना के क्या करता है, फूड मतलब कलेक्ट करने का मतलब न्यूट्रिशन वगैरह कलेक्ट करता है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह कलेक्ट करेगा और इसको दे देगा। और एल्गी क्या करता है ना, इसी बने हुए फूड को फिर क्या करता है, इस फंजाई को हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखा रहा है यहाँ पे, ये कह सकते हैं। हो सकता है कि यूग्लिना, जैसे यूग्लिना की बात करें
वहां पे क्या होता है कि इनके पास खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इनको अगर फोटोसिंथेसिस करना है, सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, तो इनको किसी की जरूरत नहीं है। सनलाइट नहीं है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर लेंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ प्रेडेटर ये वर्क करेंगे और पकड़ पकड़ के खा लेंगे। तो हो सकता है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो या किसी के साथ सिम्बियोसिस करके, जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, ऐसी लाइफ में भी वो लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोटोजोअन का भी ये कैरेक्टरिस्टिक आपका दूसरा हो गया कि वो हो सकता है फ्री लिविंग हो, सॉलिटरी हो, ठीक है, और क्या करें, सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे आती है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होता है, बॉडी को डिवाइड अगर हम करते हैं, ठीक है, बॉडी को अगर हम डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल सिमेट्री की जब हम बात करते हैं, मतलब कि बॉडी को जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो किस किस तरीके से बॉडी का डिवीजन पॉसिबल है, किस किस तरीके से बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी सिमेट्री स्फेरिकल भी हो सकती है, मतलब कि आप एक कोई राउंडेड बॉडी है, ठीक है, उसको क्या करें, कहीं से भी काटे, बस सेंटर से लेके जाएं, ठीक है, कहीं से भी काटना शुरू करें, बस सेंटर से लेके जाएं, तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स मिलेंगे वो, या हो सकता है कि दो पार्ट्स मिले, उसमें कितनी समानता है या कितनी सिमेट्री है, इसको कह सकते हैं कि दो पार्ट जो है एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ बॉडी सिमेट्री की बात की जाती है। और क्या है, स्फेरिकल बॉडी, अगर राउंडेड बॉडी को काटेंगे हम लोग और सेंटर से लेके जाएंगे तो ये क्या होता है, आपके जो हाफ्स मिल रहे हैं वो एक जैसे दिखेंगे, और ये आपके स्फेरिकल सिमेट्री की बात होती है, ठीक है। हो सकता है कि रेडियल सिमेट्री हो। रेडियल में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को टॉप टू बॉटम काट रहे हैं, अगर किसी बॉडी को टॉप से बॉटम काट रहे हैं और सेंटर से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो बॉडी है ना, दो अलग अलग पार्ट्स में आ जाए और एक जैसी दिखे, ठीक है, तो क्या होता है, सिमेट्री का मतलब ही होता है कि समान एक जैसा दिखना। तो जब आप टॉप टू बॉटम काट रहे हैं और सेंटर से लेके जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, बॉडी जो होती है सिमिलर दिखती है, ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री की बात होती है। ये इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। थर्ड देखिए क्या आता है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है क्या कि जैसे हमारी एडवांस बॉडी है, सबसे मोस्ट एडवांस बॉडी है, तो क्या होता है, लेटरल मतलब ऊपर से काटना शुरू करें और दो पार्ट में काटेंगे तो हमारी जो बॉडी देखिए एकदम एक जैसी आएगी। एक आंख इधर जाएगा, एक आंख इधर जाएगा आपकी, ठीक है ना, एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगा, एक पैर इधर जाएगा, एक पैर इधर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बॉडी की सिमेट्री जो है बाइलेटरल में जब आती है तो क्या होता है, बॉडी आपके ऊपर से जब लैटरली काटते हैं आप तो दो आपके एक सिमिलर, दो हाफ जो होते हैं एकदम सिमिलर होते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिकल, जहां पे बॉडी में कोई सिमिलैरिटी ना हो, मतलब कि आप बॉडी को कहीं से भी काटिए, आप कहीं से भी काटेंगे तो कहीं से भी कोई सिमेट्री आपको मिलेगी ही नहीं बॉडी की। जैसे कि अमीबा का केस देख लीजिए, आप ये एग्जाम्पल देखिए, अमीबा में क्या होता है कि आप कहीं से इस बॉडी को काटेंगे ना, आपको दो हाफ कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा, कहीं से भी काटेंगे दो हाफ कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा, एकदम सिमिलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल का केस हो जाता है। तो आपके जो बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो भी बॉडी सिमेट्री दिखाते हैं, और उनकी बॉडी सिमेट्री या तो स्फेरिकल हो सकती है, या तो रेडियल हो सकती है, या तो बाइलेटरल हो सकती है, या फिर एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं, कौन कौन सी उसमें सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, प्रोटोजोअन्स की बॉडी होती है, वो बॉडी सिमेट्री भी दिखाती है, ठीक है। और बॉडी सिमेट्री जो होता है ना वो भी एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे कह सकते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस होते गए हैं उसी तरह से बॉडी की सिमेट्री भी धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है ना। तो बॉडी की सिमेट्री जो है एडवांसमेंट के ऊपर भी डिफाइन हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इनकी जो बॉडी होती है कैन बी नेकेड, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका, या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी कोई लेयर हो सकती है, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई लेयर हो सकती है, एक्स्ट्रा लेयर हो सकती है, या हो सकता है कि कोई लेयर ना ऊपर हो ना नीचे हो, ठीक है। तो बॉडी क्या हो सकता है, कैन बी नेकेड,
ठीक है। कैन बी बाउंडेड बाय पेलिकल, ठीक है। हो सकता है कि पेलिकल की जब हम बात करते हैं, स्पेशली हम लोग यूग्लिना की बात करते हैं, ठीक है। यूग्लिना में क्या होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सेल जो है उसके ऊपर जो आउटर लेयर है इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिए। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है मायो, ठीक है, मायोनिम्स की। तो वो क्या होते हैं, ये मायोनिम्स जो होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा आपके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इनको पूरे स्ट्रक्चर, ये जो मायोनिम का फिलामेंट है, इसको पूरा जोड़ के अगर एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसको पेलाइकल बोलते हैं। और ये क्या होता है, पूरी बॉडी को इंटरनली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कवर की हुई होती है। तो ये कैन बी बाउंडेड भी हो सकते हैं, कैन बी नेकेड भी हो सकते हैं। सम क्या हो सकते हैं, फॉर्म प्रोवाइडेड विद द सेल ऑल्सो। सेल्स मतलब कि आपके जो बॉडी के ऊपर क्या है, एक शेल का कह सकते हैं एक हार्डेस्ट मटेरियल है। जैसे आप स्नेल को देखे होंगे, उसके ऊपर एक सेल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली सॉफ्ट बॉडी जो एनिमल होते हैं ना, उनके ऊपर सेल ज्यादातर होता है ताकि वो बॉडी को आपके बाहरी एनवायरनमेंट से क्या कर सके, बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, या हार्श एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। तो ये शेल का ये काम होता है। तो हो सकता है कि इनकी बॉडी नेकेड भी हो सकती है, मतलब कोई मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के बाद भी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हो, या फिर नहीं भी हो सकती है, या फिर हो भी सकती है। और या तो हो सकता है कि मेम्ब्रेन के अलावे भी इनके ऊपर सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो सील्ड की तरह बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं है कि एनिमल है तो इनको लोकोमोशन तो करना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनिमल का काम डिफाइन ही उसको इस तरीके से किया जाता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो लोकोमोशन ही दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनको फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, दोनों ढूंढने के लिए अब एक जगह से दूसरे जगह मूव तो करना पड़ेगा, उनका बॉडी जाना तो चाहिए, मोशन तो होना चाहिए। तो क्या होता है कि छोटे से एनिमल है तो पैर तो होगा नहीं, या पैर जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, लिम्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो लोकोमोशन कर किससे रहे हैं, तो किससे करते हैं लोकोमोशन, मे बी इट कुड बी सूडोपोडिया, फॉल्स फुट जिसको बोलते हैं, हो सकता है फ्लैजिला, ठीक है, जो आपके वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हो सकता है सिलिया। तो ये क्या होते हैं, और कुछ होता है मायोनिम्स, अभी बात की है मायोनिम्स कैसे पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं जो आपके जो सेल है उसको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो क्या करता है, ये सारी चीजें जितने भी है ना, वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। यहाँ स्ट्रक्चर से देखिए सीलिया कैसा दिखता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया जो होता है छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पूरी सेल सरफेस के ऊपर छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ होता है, फैला हुआ होता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत ही जैसे जितने भी ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है ना, सबके सब वाटर लिविंग एनिमल्स है, एक्वेटिक है। तो होता क्या है ना कि ये पानी में जो हेयर्स होते हैं ना, बहुत ही एक रिदम में मूव करते हैं, और ऐसा रिदम में मूव करते हैं कि पानी को एक साइड ये धक्का देंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी इनको धक्का देना शुरू करती है। जैसे आपका न्यूटन का लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर फोर्स का होता है, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, इसके जो सीलिया के हेयर्स होते हैं, जो सीलिया लाइक हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही रिदम में पानी को धक्का देंगे, तो पानी क्या करता है, इनको अपोजिट धक्का देता है, और इसी तरीके से इनकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका सीलियरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या होता है, आपको पता है कि ये सेल है, उसके ऊपर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल है। तो अमीबा में क्या होता है कि सेल का कोई शेप नहीं होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब मूव करना होता है इस बॉडी को, तो इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, ये रेगुलर तरीके से कुछ इधर उधर बढ़ना शुरू करेगा, और क्या होगा, अपने आप को जिस तरफ, स्पेशली इनको फूड जब इनगल्फ करना होता है, तो जिस साइड फूड है एक डायरेक्शन में इनको मूव करना है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ऐसे धीरे धीरे एक्सटेंशन होगा और उसी फूड की तरफ ये बढ़ना शुरू करेंगे। और क्या होता है,
इसी फॉल्स एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म जिस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं आपके सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फुट। और ये फॉल्स फुट की तरह बिहेव करते हैं और कह सकते हैं बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कराते हैं या पोजीशन चेंज कराने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से बॉडी में क्या होता है, लोकोमोशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में क्या होता है, एक लॉन्ग आपके फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम होता है, ये क्या होता है, चाबुक कह सकते हैं कि लंबा सा एक चाबुक जैसा है, जो क्या करता है, पानी को इस तरीके से बीट करता है, पानी में इस तरीके से अंडुलेटिंग मूवमेंट करेगा, बीट करेगा पानी को, और पानी को जिस डायरेक्शन में ये बीट करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में पानी इनको धक्का देती है, और ये भी क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करते हैं। तो फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, एक रिदमिक जो मोशन दिखाते हैं, और उसके अपोजिट इनको जो फोर्स लगती है उसकी वजह से मूवमेंट करेंगे। वहीं आपके जो साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन हो रहा है और वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं बॉडी को, ये आपका सूडोपोडिया की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपके अमीबा में हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें लोकोमोशन भी होता है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म में। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप इंजेक्शन ऑफ फूड कर रहे हैं, उसको डाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसका इजेशन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। और क्या होता है कि न्यूट्रिशन किस 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 तरीके से होते हैं, जनरली क्या होता है, होलोजोइक हो सकता है, ठीक है। होलोजोइक का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, किसी प्रेडेटर की तरह बिहेव कर रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा रहा है, ठीक है, या दूसरे फूड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है, बाहर के फूड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है। होलोफाइटिक भी हो सकता है। होलोफाइटिक का मतलब होता है कि आपके जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, खुद से फूड को बना ले रहा है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक भी इसको बोलते हैं। होलोफाइटिक का सेकंड नाम आप कह सकते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोपिक मतलब किसी सनलाइट के प्रेजेंट में ये यूज कर रहा है, ट्रैप कर रहा है सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहा है, और क्या कर रहा है, अपना फूड खुद सिंथेसिस कर ले रहा है, जैसे यूग्लिना में हो गया, ठीक है। ऑस्मोट्रोपिक मतलब सेप्रोफाइट्स या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे वहां पे ये पड़े हुए हैं और क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं बाहर, और जो डाइजेशन हो गया है अब उस सेल कह सकते हैं कि उस श्राप को वो या फिर उस न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने सेल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू वो धीरे धीरे अपने सेल के अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, ये लिव करते हैं। स्पेशली डेड डिकेइंग मैटर में आपके कह सकते हैं कि वुड लॉग हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके लीफ वगैरह होते हैं, जिसके ऊपर ये क्या करते हैं ना, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे, और डाइजेस्टिव जूस बाहर की तरफ जब सिक्रीट करते हैं तो फूड का डाइजेशन बाहर ही हो जाता है, और उसको खाली इनको अपने बॉडी में अंदर की तरफ उसको एब्जॉर्ब करना होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हेल्प करता है इनके फूड के न्यूट्रिशन के इंटेक में, ठीक है। इस तरीके से सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। और पैरासिटिक के केस में क्या होता है, किसी होस्ट के ऊपर डायरेक्टली ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहां इनको डाइजेशन नहीं करना होता है। अब डाइजेस्टिव फूड ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं होस्ट से, तो इनको डाइजेशन करना कहाँ पे है, ठीक है। और फिर क्या होता है, डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। सेल के अंदर देखिए किस तरीके से आपका जो अमीबा है उसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है, वो सूडो या कह सकते हैं फॉल्स फुट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ फूड पार्टिकल्स है, इसको इनगल्फ करना है, तो अपने साइटोप्लाज्म को धीरे धीरे फैला रहा है, और एक ऐसा गैप बना रहा है जिसके अंदर फूड सारे के सारे इनगल्फ हो जाए, और ये क्या करता है, फूड को ऐसे इंटेक करेगा, फिर धीरे धीरे इसका डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो है इस फूड को डाइजेस्ट करा देती हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी से सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि सेल बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो है अंदर की तरफ ही सेल के अंदर सिक्रीट हो रही है, और सारा डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब सेवेंथ कैरेक्टर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या कह सकते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन फूड के डाइजेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो होता क्या है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन।
ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है, अगर एक डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोवेस्ट कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है ना, इनकी जो बॉडी होती है, होती तो यूनिसेलुलर ही है, ठीक है, बॉडी यूनिसेलुलर है। तो ज्यादातर जितने भी गैसेस होते हैं ना आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और गैसेस में ऑक्सीजन बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, ठीक है, इनको चाहिए ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना वो डिफ्यूज करता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन, मतलब एटमॉस्फेयर से क्या करता है, सेल की तरफ मूव करता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ऑक्सीजन का इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जब सेल के अंदर ज्यादा हो गया उसका अमाउंट, तो क्या करता है, बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो क्या है, ये गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, या रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। और किससे होता है, आपके जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और क्या है, पैरासिटिक फॉर्म में रेस्पिरेशन जो होता है एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ आपके ऑक्सीजन, ठीक है। उस कंडीशन में आपके क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक्सक्रीशन भी किससे होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस यही है कि आपके नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, सेल में नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो अब क्या हो जाएगा, वो जिस तरीके से ये देखिए अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना बॉडी से बाहर जा रही है, इसी तरह से जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं या अमोनिया है, ठीक है, वो वाटर बॉडी में डायरेक्ट रिलीज हो जाता है। तो ये आपके क्या हो गया, एक्सक्रीशन का मेथड हो गया। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या करते हैं, आपके एक्सक्रीशन भी इस एनिमल में, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं इनमें एक्सक्रीशन भी होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक आपका स्ट्रक्चर होता है सेल का, ऑर्गेनेली होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर आप सेल के अंदर देखेंगे तो देखिए सेल के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। आपका क्या है ना, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे माउथ अगर पार्ट है, इस जगह पे क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजेस के फॉर्म में फैले हुए होते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है यही होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, केवल एक ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है पूरे सेल में, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, इसके एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, जिनका क्या काम होता है, ज्यादातर फ्रेश बॉडी जो एनिमल होते हैं ना, या फ्रेश वाटर के जो एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो सेल के अंदर क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस वाटर जो है एंटर करता रहता है। तो कॉन्टिन्यूअस वाटर एंटर करता है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते रहते हैं। अब भाई एक्स्ट्रा पानी लगातार कॉन्टिन्यूअस किसी बॉडी में डिफ्यूज हो रहा है, आता रह रहा है, तो इस पानी को बाहर भी तो निकालना है। अब पानी बहुत ज्यादा बॉडी में भर जाएगा तो सेल तो ब्रस्ट हो जाएगी। तो सेल ब्रस्ट ना हो उससे बचाने के लिए क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इनको सेल बॉडी से बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या करते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में धीरे धीरे छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, कंटेन कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका एक सबसे लार्जेस्ट जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, उसके पास ले जाके क्या करते हैं, कलेक्ट करके दे देते हैं। जैसे देखिए ये छोटे छोटे वेसिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल को कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो लार्ज आपका वैक्यूल है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसको क्या करते हैं, ये कलेक्ट करके दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब इसकी साइज मान लीजिए कभी इतनी छोटी थी, तो ये पानी भरते भरते वाटर मिनरल भरते भरते अब साइज जो है अब इतनी बड़ी हो गई है। तो अब ये इतनी बड़ी साइज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिस तरीके से क्या होता है ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेगा, पूरे आपके एक्स्ट्रा वाटर को इस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू कह सकते हैं कि पूरी बॉडी से ये एक्स्ट्रा वाटर को डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को भी बॉडी से बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देते हैं, और वाटर और मिनरल्स को, और इसी तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या हो जाते हैं, वाटर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन
वेज जो है वाटर बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, वाटर और मिनरल के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और जनरली ये फ्रेश वाटर एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे अमीबा वगैरह हैं, उनमें ज़्यादातर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है हेल्प करता है। और ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स इनको बोला जाता है, इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को, जो वाटर और मिनरल के कंसंट्रेशन को जो कंटिन्यूअस वाटर बॉडी में डिफ्यूज होता रह रहा है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, प्रोटोजोअन में अब अपने स्पीसीज के नंबर को बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। अब रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोटोजोअन में किस तरीके से होता है, कैन बी एसेक्सुअली और कैन बी सेक्सुअली भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि किसी भी आपके सेकेंड पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म काफी है अपने स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। वहां पे कोई गैमीट नहीं बनता है, वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और एक स्पीसीज जो है अपने जैसा दूसरा स्पीसीज या अपने जैसे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, दोनों का अलग अलग गैमेट, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के केसेस में आते हैं, ठीक है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट वगैरह कोई पेरेंट वगैरह नहीं चाहिए, कोई गैमेट वगैरह नहीं बनाना होता है। तो उसमें टाइप कौन कौन से होते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, या तो मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है, प्लाज्मोटोमी होता है, बडिंग होता है, इस तरीके से एटसेट्रा बहुत सारे और भी मेथड होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, एक आपका पेरेंट सेल है, जैसे अमीबा का एक सेल कह लीजिए आप, इस तरह से इरेगुलर कोई सेल है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पहले इसमें क्या हो, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो, फिर इसके बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए, और क्या हो, दो अलग अलग क्या हो जाए, दो अलग अलग सेल में ये टूट जाए, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं फिजन, इसी को तो फिजन बोलते हैं, मतलब टूटना बोलते हैं। तो दो अलग अलग सेल में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, ठीक है। अगर बहुत सारा क्या बोलते हैं फिजन हो जाए साइटोप्लाज्म और आपके न्यूक्लियस को कैरियो भी बोलते हैं, तो कैरियोप्लाज्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा डिवीजन हो जाए तो मल्टीपल फिजन हो जाता है। इसी तरीके से क्या हो कि सेल का जब क्या हो डिवीजन हो जाए, ठीक है, सेल एक से दो पार्ट में टूट जाए, तो इस टूटने के प्रोसेस को बाइनरी या मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह आपके बडिंग में क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, ये सेल है, इसके ऊपर या कह सकते हैं ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक बॉडी निकल आए, ठीक है, एक्स्ट्रा छोटा सा एक बॉडी निकल आए। ये बॉडी क्या हो, जब डिटैच हो तो न्यू आपके एक ग्रोन एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ग्रो कर जाए, तो इस तरीके से बडिंग का प्रोसेस होता है। ये सब क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। वहीं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दूसरा नाम देते हैं सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा तो क्या होता है, इसको सिनगैमी बोलते हैं। या हो सकता है कि आपके जो सेल के अंदर क्या हो, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका ट्रांसफर होता है जब दूसरे सेल के अंदर, ठीक है, दूसरे सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में हो सकता है जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियस, एक सेल में दो टाइप के न्यूक्लियस हो, जैसे पैरामीशियम में होता है, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाए, तो वही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन जो है, अगर जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल मोड जो होता है या फिर सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट जो प्रोटोजोअन है ना, वो एक प्रोसेस दिखाते हैं इनकास्टेशन का, ठीक है। तो इनकास्टेशन में क्या होता है, कह सकते हैं कि एक शील्ड होता कब है, ये क्यों करते हैं, ओवरकम करने के लिए किसको, अनफेवरेबल कंडीशंस को। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब वाटर बॉडीड एनिमल है, तो होता क्या है कि या तो वाटर का क्या हो, उसमें फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाए,
ठीक है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए वाटर का, या तो वाटर का पीएच चेंज हो जाए। तो क्या हो कि जो वाटर के कंडीशंस है ना, वो अगर चेंज होने लगते हैं तो एनिमल का सर्वाइवल जो होता है उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कह सकते हैं कि उस टाइम वो सर्वाइव करने के लिए वो इन्वायरमेंट उनके लिए एडेप्टेबल नहीं होता है। तो अब एडेप्टेबल नहीं है तो सर्वाइव कैसे करे? ठीक है, तो क्या करते हैं, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अराउंड क्या करते हैं, म्यूसिलेज एक सीट सिक्रीट कर लेते हैं, या कह सकते हैं एक हार्ड सीट बना लेते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और यही जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस कर रहे हैं ना म्यूसिलेज, जो सीट अगल बगल अपने सिक्रीट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकास्टमेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकास्टमेंट। और क्या होता है कि बॉडी क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड सीट के अंदर क्या हो जाती है, वो ढक जाती है। और उसमें क्या होता है, जनरली ये आपके इसी इनकास्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, वो मल्टीपल फ्यूजन दिखाते हैं। मतलब एक सेल जो है बहुत सारे दूसरे सेल्स में टूट जाएगी, या अपने जैसा खूब ढेर सारा सेल बना लेती है, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। और उसमें क्या होता है, जब ये इनकास्टमेंट की लेयर हटती है, म्यूसिलेज की लेयर हटेगी, तो एक साथ बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं। और ये क्या होता है कि इस तरीके से रिप्रोडक्शन के टाइम में भी हेल्प करता है इनको। ठीक है, इसके बाद प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनको कहते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है कि दे आर ये कभी मरते नहीं हैं। ठीक है, तो अब क्यों मरते नहीं हैं, क्योंकि अब अमीबा को देखिए, होता क्या है कि जब इनको अपने नंबर्स ऑफ स्पीसीज बढ़ाने हो तो क्या करते हैं, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके अब जो पेरेंट सेल था वो क्या किया, अब 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इनकी लाइफ कभी एंड ही नहीं हुई, ये न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्लाज्मोडियम वगैरह हैं वो भी सेम प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं जनरली ये क्या करते हैं ना, अपने सेल को जब रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, तो अपने सेल को क्या करते हैं, ये डिवाइड कर लेंगे और क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ा लिए। तो ये कहाँ मतलब कभी इनकी डेथ तो हुई नहीं ना, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अमर है। तो इनका कभी नेचुरली कह सकते हैं कि ये नेचुरली कभी डेड नहीं होते हैं, मरते ही नहीं है, अपने सेल के नंबर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज ही करते जाते हैं, कभी ये खत्म नहीं होते हैं। इसी वजह से इनमें क्या होता है, इनको इमॉर्टल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म, मतलब कि जो आपके सेल के जो आपके साइटोप्लाज्म है और एक जर्म प्लाज्म जैसे गैमीट सेल का जो प्लाज्म है वो कभी क्या होता है, डिफरेंट नहीं होता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो सेल है वही अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं और नंबर्स भी बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, अपने जैसा एक क्लोन बना ले रहा है। तो कभी सेल को अपनी बॉडी से दूसरा कोई गैमीट बनाना ही नहीं पड़ा कि नई बॉडी इनको बनाने के लिए गैमीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर नए स्पीसीज अपने नए नंबर्स को बढ़ाने के लिए, नए स्पीसीज के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, इनको नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए इनको कोई और एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना होता है, अपनी ही बॉडी को तोड़ते हैं और कह सकते हैं यही डिवाइड होके 2 न्यू सेल में बन गया। तो कभी इनका साइटोप्लाज्म जो है वो या जर्म प्लाज्म जो है अलग अलग नहीं होता है, एक अपनी एक ही जो बॉडी है उसी से वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से कभी गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। So this was all about today's lecture. Thank you so much.